नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा राय। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। दिल्ली में ईडी की कार्यवाही काफी चर्चा में है। मंगलवार को ईडी की टीम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार समेत अन्य कई लोगों के ठिकानों पर पहुंची। कई घंटों तक सीएम के निजी सचिव के आवास पर रहने के बाद ईडी की टीम वहां से निकली। इसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय की इस कार्यवाही पर बेहद ही तल्ख प्रतिक्रिया दी है और इसके साथ ही केजरीवाल ने यह भी दावा किया है कि इस छापेमारी में जांच एजेंसी को कुछ भी नहीं मिला है। राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि ओडिशा में भाजपा और बीजेपी की साझेदारी है और कांग्रेस राज्य के लोगों के हितों के रक्षा के लिए उनका विरोध कर रही है। राहुल गांधी ने राउरकेला के ओडिशा इस्पात शहर में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिर से शुरू की। ओडिशा में राहुल गांधी ने यात्रा कर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को निशाने पर लिया। पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की। 4000 किलोमीटर हम चले और जो नफरत देश में फैलाई जा रही है उसके खिलाफ हमने ये यात्रा निकाली। बहुत सारे लोग आए, उन्होंने हमें कहा कि देखिए आपने साउथ से नॉर्थ तो कर दिया, ईस्ट से वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए हमने अब मणिपुर से महाराष्ट्र भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है और आज मैं उड़ीसा में आपके सामने यहां हाजिर हुआ हूं। देखिए रूरकेला में, देखिए मैं आपसे 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहले, देश में बीजेपी और आरएसएस नफरत फैला रही है और इससे देश का नुकसान हो रहा है। इसलिए हम सबको मिलकर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। आप जानते हो कि यहां पर नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी की पार्टनरशिप की सरकार चलती है। दोनों मिले हुए हैं, एक साथ काम करते हैं। मुझे पार्लियामेंट में दिखने को मिलता है, जब भी बीजेडी की मदद की जरूरत होती है मोदी जी कहते हैं बीजेडी के लोग हमें तंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये सिर्फ यहां बीजेडी नहीं है, यहां पे बीजेडी और बीजेपी की पार्टनरशिप है और उससे सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। दूसरे मैं आपको 2 आंकड़े देना चाहता हूं। 30 लाख लोग ओडिशा से बाहर गए हैं, बाकी देश में, बाकी स्टेट्स में मजदूरी कर रहे हैं, भूखे हैं क्योंकि ओडिशा की सरकार अपना काम नहीं कर रही है। और दूसरा आंकड़ा, 30 अरबपति बाहर से उड़ीसा का धन लूटने यहां आए हैं। ये हालत है प्रदेश की। 30 उद्योगपति, बड़े बड़े अरबपति बाहर से आए हैं, 30 लाख लोग यहां से बाहर गए हैं, वो भूखे मर रहे हैं और यहां पे बीजेपी और बीजेडी की पार्टनरशिप है। हम यहां आपकी बात सुनने आए हैं। आदिवासी प्रदेश है, आदिवासियों के खिलाफ यहां पे अत्याचार हो रहा है, पिछड़े लोगों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, दलितों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। हम आपके दिल की बात, मन की बात सुनने आए हैं। 6-7 घंटे हम आपकी मन की बात सुनेंगे। 15 मिनट हम जो आपने हमें बताया और जो हमें लगा हम आपके सामने रखेंगे। दिल सा सबसे बड़ा मुद्दा उड़ीसा में, आप जानते हो, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है, सब उद्योग यहां बंद कर दिए हैं और देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी 40 साल के बाद यहां उड़ीसा में और बाकी देश में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अच्छे काम करने वाले कभी सम्मान नहीं मिलता है। इस दौरान उन्होंने अवसरवादी नेताओं के सत्ताधारी दल से जुड़े रहने की इच्छा पर चिंता जताई और कहा कि विचारधारा में इस तरह की गिरावट लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे भी नेता हैं जो अपनी विचारधारा पर दृढ़ हैं, लेकिन उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। मध्य प्रदेश के हरदा की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में 12 लोगों की मौत के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। फैक्ट्री मालिक दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अरेस्ट किए गए लोगों के नाम राजेश अग्रवाल और सोमेश अग्रवाल बताए जा रहे हैं। पुलिस को खबर मिली थी कि धमाके के बाद दोनों दिल्ली भागने की फिराक में थे,
जिन्हें राजगढ़ से अरेस्ट कर लिया गया। घटना स्थल है। यहाँ पे अभी डेब्रिज हटाने का काम चल रहा है। जैसे भी डेब्रिज हट जाते हैं तो मेरे ख्याल से रात भर में हम लोग कुछ और एडिशनल मशीन्स लगा करके इसको क्लियर कर लेंगे। अभी भी पटाखे के धमाके की आवाजें आ रही हैं, जैसे जैसे रेस्क्यू चल रहा है उसमें बीच बीच में धमाके की भी आवाज होती जा रही है जी, लेकिन अभी काफ़ी कुछ सब्साइड हो गया। 99% जो है अभी की जो परिस्थिति है, आग टोटली कंट्रोल्ड है। यहाँ पे जो आसपास के घर हैं उनको भी इवैक्यूएट कर लिया गया है। तो कोशिश ये है कि एरिया को कॉर्डन ऑफ कर करके प्रयास करें कि किसी और तरह से कोई और घटनाक्रम ना हो। सर बता रहे फैक्ट्री के साथ साथ गोडाउन भी था, इस वजह से बड़ा हादसा हुआ और काफी दूर तक इसके मतलब अभी जो डेब्रीज को हटाए हैं हम लोगों ने, उसमें ऐसी चीज़ें परिलक्षित नहीं हो रही हैं। बट हाँ, हो सकता है कि पूरी सारी डेब्रीज हट जाएंगी तब हम और बेहतर स्थिति में होंगे। जो हम लोगों को अभी जानकारी उपलब्ध है वो है कि इनके पास जो है लाइसेंसेस तो थे। अब वो लाइसेंसेस का उल्लंघन किस प्रकार से कर रहे थे, ये सब जांच का विषय है। तो एक बार ये स्थिति पहले हम लोग इवैक्यूएशन पे ध्यान दे दें। ये सब चीज़ें जो है सब्सिक्वेंटली हम जरूर करेंगे। कितने लाइसेंस अभी प्राइम फेसी जो ये लोग बता रहे हैं वो 4 लाइसेंसेस का बता रहे हैं, 3 इनके पास लाइव लाइसेंसेस। अच्छा सर, अभी कैजुअलिटी कितनी हुई, कितने लोग? 10 लोगों की कैजुअलिटी है और करीब 150 लोग जो हैं घायल होने के हैं। बट उनमें से ज़्यादातर लोगों के पास जो है सामान्य इंजरीज है। बहुत सारे जो हैं उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया। जो घायल है उनको बाहर भी रेफर? जी, भोपाल भी रेफ़र किया गया है, उनको नर्मदापुरम भी रेफ़र किया गया है और हमीदी अस्पताल भी रेफ़र किया गया है। सर अभी एफआईआर दर्ज हुई है कैसे? एफआईआर दर्ज हो गई है, कॉपी भी आनी शेष है, बट एफआईआर दर्ज हो गई है। किन लोगों के खिलाफ हुई? जो इनमें लाइसेंस जिनके नाम से है वो दर्ज हुए हैं और बाकी हम लोग अभी यहाँ पे हैं मौके पे। एक बार एफआईआर की कॉपी आ जाएगी। 12 मरीज यहाँ लाए गए थे, उसमें से एक नहीं रहे, 11 मरीज हमारे यहाँ है और सरकार सारे प्रबंधन कर रही है हर हालत में। जो भी घायल है और करीब सभी होश में 2 का ऑपरेशन चल रहा है। 9 लोगों से मैं मिल के आया हूँ और जिस प्रकार की जानकारी हम सबको है, लगभग 11 लोग दिवंगत हुए हैं और इस संबंध में अभी भी जहाँ घटना घटी वहाँ रेस्क्यू चल ही रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि पूरी घटना के बारे में जैसे सबको जानकारी है। मैंने अभी 5 बजे पूरे प्रदेश के सभी जिलों की भी विषय ली है और इस प्रकार की जो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, फायर फैक्ट्री हो या जिस प्रकार से जहाँ ऐसी संभावना रहती है उन सब पे कल तक निरीक्षण रिपोर्ट मांगी है और मैं कल स्वयं विधानसभा के बाद हरदा जाने वाला हूँ। एक बार मौके पे जा करके देख करके फिर आऊँगा। सर टोटल कितनी आ रही है? टोटल 11 है। 11 है। मैंने जांच के आदेश दिए हैं, उसके बाद बताएंगे सर। 100% करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। झारखंड में नई सरकार की गठन के बाद से बजट सत्र को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन अभी तक वित्त मंत्री का ऐलान नहीं हुआ है। राज्य सरकार को एक वित्त मंत्री का नाम तय कर आगे की तैयारी को तेजी से बढ़ाना होगा। हेमंत कैबिनेट के वित्त मंत्री रहे डॉक्टर रामेश्वरम उरांव अभी कैबिनेट से बाहर हैं और हो सकता है कि उन्हें या अन्य किसी को ये जिम्मेदारी दी जाए। इसके अलावा और भी कई कार्य करने होंगे। बजट सत्र से पहले कैबिनेट का विस्तार भी होना तय है। झारखंड का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। 26 से लेकर 28 के बीच बजट पेश किया जा सकता है। उस पर चर्चा हो रही है, उस पर भी चर्चा चल रही है। आप क्योंकि अपने दल के नेता भी है विधान दल के, कांग्रेस किसी तरीके का बदलाव करेगी या फिर सभी वही 4 मंत्री? देखिए अभी हमारा राहुल जी का यात्रा चल रहा है, आज समाप्त होगा। कल परसों से हम लोग का दिल्ली से वार्ता होगी और हमारा निर्णय दिल्ली से ही होती है। इसलिए हर बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे कौन रहेंगे कौन नहीं रहेंगे, वो सारी बात दिल्ली निर्णय करते हैं। हम लोग को जो फीडबैक देना होता है या पूछते हैं उसको हम उसका जवाब हम लोग देंगे। कौन जी के? नहीं, अभी नहीं मांगा। जब तक हम लोग उनके पास नहीं भेजेंगे, जब तक दोनों दल का बैठकर बात नहीं हो जाएगी, जैसे आपने उठाया बात 11 ना 12, उसका भी चर्चा होगी। दूसरी बात क्या है कि हमारा दल में कितना माने कौन लेंगे, वो उसका भी बात होगी। तो सारे बिंदुओं को विचार करके ही उसका हम लोग निर्णय लेंगे और बहुत जल्दी भी हम लोग कोशिश करेंगे नियम के अनुसार जो हाउस बुलाएं और हाउस पर चर्चा बने, जो अगले 2024-25 का जो बजट है उसको पेश करें। जो अगर सप्लीमेंट्री बजट रहेगा उसको भी हम लोग
पहला दिन ही हम लेने के काम करेंगे। अब हम लोग माने कोशिश करें, जो नियम है कि 9 से 29 को पहले हम लोग ने घोषणा भी किए थे कि हम विधानसभा चलाएंगे। अब 9 तो नहीं हो पाएगा और हमारे यहाँ जो प्रश्नकाल भी होता है जिसका 14 दिन टाइम भी होता है, इसको देखते हुए यह कहा जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। दिल्ली में केंद्र के खिलाफ कर्नाटक कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार झूठों की सरकार है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं जबकि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। सुनिए और क्या कुछ कहा उन्होंने। कांग्रेस सरकार झूठों की सरदार, क्योंकि उसका राहुल गांधी ही झूठा है। झूठा विज्ञापन दिया है कि भारत सरकार ने मेरे पैसे नहीं दिए हैं। मेरे डिपार्टमेंट के विषय में भी दिया है कि वित्त आयोग का पैसा रोका है। मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूं, यूपीए गवर्नमेंट ने 10 साल में केवल 24,000 करोड़ 24,500 करोड़ दिया। मैं 72,000 करोड़ कर्नाटक सरकार को दी है। उसके बाद भी निर्लज्जता के साथ, देश को तोड़ने की साजिश के साथ कर्नाटक ने ये विज्ञापन दिया है। मैं इसका प्रोटेस्ट करता हूं और कहता हूं कि ये झूठी सरकार साबित करे। लेकिन सर, जिस तरीके से लगातार उनका प्रोटेस्ट जारी है और जो लगातार अपनी बात रख रहे हैं कि हमारी बात सरकार सुन रही है, उस पर क्या कहेंगे? जनता मैं तो वही कह रहा हूं, ये झूठी कांग्रेस की सरकार है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं और कि भारत तोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं यही कह रहा हूं कि आज कांग्रेस विज्ञापन दे करके भारत को तोड़ने की साजिश की है और देश में भ्रम फैलाने की कोशिश की है। मेरे विभाग के विषय में पंचायती राज से तो मैं तो कह रहा हूं कि 10 साल में हमने कर्नाटक को 24,500 करोड़ यूपीए सरकार कांग्रेस ने दिया और मोदी की सरकार 72,000। चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को असली एनसीपी बताया है। इस पर उद्धव गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि शरद पवार अभी भी पार्टी के संस्थापक हैं। वे चुनाव आयोग के सामने बैठते थे और चुनाव आयोग को पता है कि वे संस्थापक हैं। फिर भी पार्टी अजीत पवार को दी गई है। ये मोदी की है गारंटी। कल जजमेंट आया है जो 3 ट्रिपल टेस्ट होती है, उसमें से सिर्फ मेजोरिटी एमएलए की अजीत पवार के साथ है, इसलिए चुनाव आयोग ने ये डिसीजन दिया है। देखिए, लेजिस्लेटिव पार्टी यानी पार्टी नहीं, पार्टी का संगठन अलग होता है, लेजिस्लेटिव पार्टी अलग होती है। शिवसेना के बारे में भी यही निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। आपके पास विधायक या सांसद हो सकते हैं। अगर कल ये विधायक और सांसद जिसके आधार पर आपने निर्णय दिया है वो हार गए चुनाव, तो पार्टी का क्या होगा? कल विधायक हार गए जिसके आधार पर आपने पार्टी सिंधु को दी है या अजीत पवार को दी, वो हार जाएंगे, तो पार्टी का क्या हाल होगा? तो पूरा निर्णय गलत है, एक तरफा है, लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने वाला है। मैं इतना ही कह सकता हूं। शरद पवार जो पार्टी के संस्थापक है, फाउंडर है, वो अभी भी है। इलेक्शन कमीशन के सामने जाकर बैठते थे। इलेक्शन कमीशन को देख रहे हैं कि ये पार्टी के फाउंडर है, फिर भी उनके सामने पार्टी अजीत पवार को दी जाती है। यही मोदी गारंटी है। टूटती जा रही है रीजनल पार्टी को तोड़ो, प्रादेशिक अस्मिता को तोड़ो, खत्म करो और सिर्फ हमारी पार्टी रहेगी। ये उनका लोकतंत्र है, एक ही पार्टी रहेगी देश में। हिटलर भी यही चाहता था। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कमलनाथ को बासी फल बताया है। विजयवर्गीय ने कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं पर भी बयान दिया है। कैलाश ने कहा कि कमलनाथ के लिए बीजेपी में दरवाजे बंद हैं। मित्रों, हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश और इस देश की सबसे बड़ी
कोई पार्टी है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। और मैं ये बहुत दावे से कहता हूं कि देश के अंदर कोई राजनीतिक दल में इंटरनल डेमोक्रेसी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और इसी का प्रमाण है कि आज हम यहाँ पर आए हैं और हम सब कार्यकर्ताओं से मिले हैं और आने वाले चुनाव में छिंदवाड़ा से उम्मीदवार कौन, इसके बारे में हमने कार्यकर्ताओं से चर्चा की। मुझे नहीं लगता कि देश में किसी भी राजनीतिक दल के अंदर इतनी लोकतांत्रिक व्यवस्था हो जहां कार्यकर्ताओं से उम्मीदवारों के बारे में राय ली जाए। आज इसी तारतम्य में मेरा आना हुआ था और आप सभी जानते हैं कि मैं जबलपुर सेक्टर का प्रभारी बनाया गया हूं पार्टी की दृष्टि से। और जबलपुर की 4 विधानसभा, वैसे तो हम पूरे मध्य प्रदेश में ही घूमेंगे, पर इन 4 विधानसभा में हम फोकस करेंगे। लोकसभा 4 लोकसभा में हम फोकस करेंगे। तो उद्देश्य उसका यही है कि हमने ठान लिया है कि हम 29 के 29 लोकसभा सीट जीतेंगे और ये करिश्मा करके हम दिखाएंगे। मैं आज दावे से कह रहा हूं कि छिंदवाड़ा सीट हम लाखों से जीतेंगे, हजारों की बात नहीं कर रहा हूं, लाखों से जीतेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं की जो बूथ तक नेटवर्क है, उस नेटवर्क का हम पूरा फायदा उठाकर लोकसभा की छिंदवाड़ा सीट भी जीतेंगे। ये बहुत गंभीरता से मैं कह रहा हूँ। आप सभी जानते हैं देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, उनके नेतृत्व में हमने मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी सरकार बनाई और मध्य प्रदेश ही नहीं, साथ में राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी हमने अपनी छाप छोड़ी। तो कुल मिलाकर मोदी जी के नेतृत्व में आज देश आगे बढ़ रहा है और उनके नेतृत्व में हम ये लोकसभा के चुनाव भी लड़ेंगे और अभी तक की सबसे ज्यादा सीट जीतेंगे। हमने जितनी लोकसभा की सीटें अभी तक जीती है एनडीए ने, उससे ज्यादा सीट इस बार हम लोकसभा की जीतने वाले हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, छिंदवाड़ा सीट हम जीतेंगे 100%। इसी तारतम्य मेरा आना हुआ था। हमारे विभाग की प्रभारी हैं कविता जी भी, हम सब साथ में अभी संभाग में भारतीय जनता पार्टी के परचम फैलाने के लिए काम करेंगे। ये मेरा पहला प्रवास है, इसके बाद हम लगातार आते रहेंगे। भाई साहब, आज पूर्व सीएम कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से रवाना होने से पहले ये चल रहा था कि उनके भाजपा प्रवेश को लेकर अटकलें लगाई जाए। आज उन्होंने मीडिया से चर्चा में इसका खंडन किया, इस पर आप हम तो लेंगे ही नहीं, हमारे दरवाजे तो उनके लिए बंद है बिल्कुल। और हम क्यों लेंगे भाई? आदमी बाजार में जाएगा तो ताजा फल तोड़ेगा कि बासी फल? यदि वो आना चाहे तो दरवाजे बंद है। ऐसा नहीं, डील नहीं हुई इसलिए हमने आज अनाउंस कर दिया कि नकुलनाथ जी छिंदवाड़ा चुनाव लड़ेंगे। ये तो उनसे ही पूछना है। पाकिस्तान में चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले भारत के पूर्व उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में चुनाव न सिर्फ प्रत्याशित है बल्कि धांधली वाले हैं। सेना अपनी पसंदीदा सरकार चुनने के लिए चुनाव अपने हिसाब से करवा रही है। 8 फरवरी को होने वाला चुनाव ज्यादा नहीं, चयन है। जो 8 फरवरी को होने वाला है वो इलेक्शन कम और सिलेक्शन ज़्यादा लग रहा है। जो पाकिस्तान की फ़ौज है उसने कई दिनों से ये साफ कर दिया है कि इलेक्शन में क्या परिणाम चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ का सिलेक्शन हो। ये प्रयास है कि उनको बिल्कुल बाहर रखा जाए, उनको उनकी पार्टी को तोड़ के अलग रखा जाए और किसी तरह से एक कोalition या तो लाएं, एक शेकी कोalition जिसको फौज कंट्रोल कर सके। जो 8 फरवरी को होने वाला है वो इलेक्शन कम और सिलेक्शन ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान की फ़ौज है उसने कई दिनों से ये साफ कर दिया है कि इलेक्शन में क्या परिणाम चाह रहे हैं
और वो चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ का सिलेक्शन हो। और जैसे आपने देखा कि इमरान खान जो पीटीआई जो उनकी पार्टी है, वो इस समय लग रहा है कि अगर फ्री और फेयर इलेक्शन होते तो शायद बहुमत उनको मिलता या सबसे बड़ी पार्टी वो बन के आती, क्योंकि पंजाब में भी पॉपुलैरिटी उसकी ज़्यादा है। मगर इमरान खान साहब जेल में हैं और कहा जा रहा है कि उनका न केवल बल्ला छीन लिया गया है, मगर उनको 3 बार क्लीन बोल कर दिया गया है। 3 आरोप लगे हैं और 3 केसेस में सेंटेंसिंग भी हो गई है। और ये प्रयास है कि उनको बिल्कुल बाहर रखा जाए, उनको उनकी पार्टी को तोड़ के अलग रखा जाए और किसी तरह से एक कोalition या तो लाएं, एक शेकी कोalition जिसको फौज कंट्रोल कर सके। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पोस्ट इलेक्शन आप कैसे देखते हैं? आपकी कोई उसमें कोई टिप्पणी या उसके ऊपर कोई आपका आउटलुक होगा सर? इस समय भविष्यवाणी करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी साफ नहीं है कि किस तरह के परिणाम आएंगे, किस तरह की सरकार सत्ता में आएगी। मगर कुछ हमारा होप है, कुछ आशा है कि एक बार सिविलियन सरकार जब आई पाकिस्तान में, तो उसका भी प्रयास रहेगा कि रिश्ते सुधारे और भारत के साथ भी सुधारे। तो पहल पाकिस्तान की तरफ से आनी पड़ेगी और इसका इंतज़ार करना पड़ेगा हमको जून जुलाई तक, जब भारत में भी चुनाव हो गए हों। उसके बाद शायद कुछ अच्छे नतीजे सामने आए। देश की राजधानी दिल्ली में अभी और बारिश होने के आसार नहीं है, लेकिन सर्द हवाओं के चलते एक बार फिर से ठिठुरन का एहसास हो सकता है। सोमवार को भी अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। वहीं मंगलवार का न्यूनतम तापमान भी 7.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि बुधवार से तेज हवाएं चलेंगी, जो कि अपने साथ पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की ठंडक भी दिल्ली तक लाएगी। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।